स्टूडेंट्स, आज से हम अपना यूट्यूब चैनल अपूर्व आयुर्वेद पे पहली वीडियो अपलोड करने लगे। बेसिकली पहले में हमारे मन में काफ़ी डाउट्स थे कि हम किस टॉपिक से शुरू करें, क्या शुरू करें, क्योंकि एक्चुअली हमारा एम है कि जो अभी रिसेंट APGT 2026 प्लस उसके बाद जो APGT होगा 2027, ठीक है, उसके लिए बच्चों के लिए कुछ यूजफुल वीडियोस इसमें अपलोड करें जो आपको स्टेट कमीशन, UPSC और बाकी जो भी आपके पोस्ट BMS टेस्ट है उसमें हेल्प करेगा, एंट्रांस टेस्ट है उसमें हेल्प करेगा। प्लस साथ में आपके जो सब्जेक्ट वाइज डाउट्स हैं उसमें भी हम आपको हेल्प करेंगे। हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा WhatsApp कम्युनिटी ग्रुप के बारे में भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम डेली की फीड्स उसमें डालते रहते हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने इस फ्री YouTube चैनल से कुछ ना कुछ टॉपिक्स, कुछ हाई यील्डिंग टॉपिक्स आपको इसमें डिस्कस करके बता सकें। और बच्चों की तरफ से भी सजेशन वेलकम रहेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक बच्चे क्या चाहते हैं जो हम यहाँ पे YouTube में आपको समझाएं अपने YouTube चैनल से। तो उसका आप अपनी तरफ से जो भी बच्चा कुछ किसी टॉपिक के ऊपर पढ़ना चाहेगा वो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दे सकता है और हम धीरे धीरे कमेंट लेके उस टॉपिक पे वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। तो थोड़ा मन में डाउट था कि तैयारी अगर हम शुरू करवा रहे हैं बच्चों की और कैसे हम किस टॉपिक से शुरू करें, किस संहिता से शुरू करें। तो जस्ट पहले तो मेरे मन में डाउट था कि मैं शुरू करूं या चरक शुरू करूं। तो मैंने सोचा कि एक बेसिक से ही शुरू करते हैं, यानी कि आयुर्वेद से ही शुरू करते हैं। और आयुर्वेद से शुरू करते करते धीरे धीरे पहले आयुर्वेद का जो बेसिक इतिहास है उससे शुरू करते हुए धीरे धीरे चरक और सुश्रुत पे आते हैं, है ना। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली वो लेक्चर सिंपल आपका उसमें बस हमें दो ही चीजों का सहयोग चाहिए। एक तो आपका कंसंट्रेशन वीडियो देखते टाइम पे, और हाथ में आपके एक पेन और कॉपी, जस्ट और कुछ भी नहीं चाहिए। किसी संहिता की जरूरत नहीं है और किसी और चीज की जरूरत नहीं है। जो भी आपको ब्लैक बोर्ड में बताया जाएगा वही आपको कॉपी में लिखना है और वही आपको याद करना है। बेसिकली क्या है कि जैसे हम YouTube चैनल शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे हम इस जो भी हमारा ब्लैक बोर्ड वाला प्लेटफॉर्म है इसको धीरे धीरे हम कन्वर्ट कर देंगे प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म ऐसे जिसमें हम टैब में लिख के सामने आपको स्क्रीन में विजुलाइज हो जाएगा। अभी थोड़ा धीरे धीरे जैसे हमारा बजट हमें अलाउ करता है तो हम धीरे धीरे उस चीज को थोड़ा और इजी कर देंगे आपके लिए, उस चीज को पढ़ना, उस चीज को समझना, ठीक है। तो जब तक वो चीजें हमारे पास नहीं है तब तक हम अपना कुछ वीडियोस ब्लैक बोर्ड के थ्रू ही कंटिन्यू करेंगे। और थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, मैं बेसिकली काफ़ी टाइम से 7-8-9 साल से कोचिंग देता आ रहा हूँ छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे। अभी हमने जस्ट एक अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है अपूर्व आयुर्वेद के नाम से, जिसका एक WhatsApp कम्युनिटी ग्रुप है, एक YouTube चैनल है और हमारी एक प्रॉपर टीम है उसके लिए, आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए। और डिस्क्रिप्शन में हमारे फ़ोन नंबर भी दिए हैं, अगर आप चाहें तो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे जो भी रनिंग बैच है उसको भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री डेमो क्लास ले सकते हैं, ठीक है। तो आज हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे आयुर्वेद के बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो अब क्योंकि जब भी हम ऑनलाइन वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे तो उसमें मतलब टू वे क्लास तो नहीं होती। मीन्स मैं अगर कुछ पूछूं बच्चे रिप्लाई करें, मेरे को ही पढ़ाना डायरेक्ट, ठीक है। तो मैं बीच बीच में पढ़ाऊंगा और मतलब रेगुलर ही पढ़ाऊंगा। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं वैसे, लेकिन जब मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ तो कुछ कुछ क्वेश्चन मेरे दिमाग में आएंगे जो मेरे को बच्चों से पूछने हैं, तो उसमें थोड़ा सा पॉज ले लूंगा। तो आप तब तक सोच सकते हो या फिर वीडियो पॉज कर सकते हो कि अगर आपको वो चीज़ पता है तो जितना आप उसको रिकलेक्ट करोगे अपने दिमाग में उतना ही आपको उसको याद करने में ईजी रहता है। कुछ चीज़ें आपको पहले से आती है जो मैं आपको बताऊंगा, तो अच्छी बात है, वो रिवीजन ही होगी एक तरह से आपकी, क्योंकि बेसिक से शुरू कर रहे हैं, हमें नहीं पता कौन सा स्टूडेंट कैसा है, कौन सा स्टूडेंट कैसा है। यूट्यूब में तो सारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं हमारे लिए सबको एक सेम प्लेटफॉर्म पे रख के ही लेक्चर डालना पड़ता है कि जो सभी को समझ आए, है ना। जैसे अगर आप चरक संहिता आपने पढ़ी होगी तो चरक संहिता में विमान स्थान आपने पढ़ा है। विमान स्थान का जो 8वां अध्याय है उसमें वाद मार्ग दिए हुए हैं। तो वाद मार्ग में एक वाद है हमारा उदाहरण, है ना। उदाहरण एक वाद है, मतलब टोटल 44 वाद मार्ग है जिसमें से एक वाद जो है वो है उदाहरण, है ना। उदाहरण मीन्स कि उसमें मीनिंग दिया हुआ कि उदाहरण किसको कहते हैं। वैसे तो आप बोलोगे उदाहरण बड़ा बेसिक सा
वो है इसका क्या मीनिंग, मतलब आप बचपन से हिंदी में भी पढ़ते आ रहे हो उदाहरण क्या होता है। लेकिन ठीक है, चरक संहिता जो है वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट कराती है एक इंसान की, फिलोसफिकली भी, मेडिकली भी और एज अ ह्यूमन बीइंग भी। ठीक है, तो उदाहरण बेसिकली वहां पे दिया हुआ है कि उदाहरण हमेशा ऐसा देना चाहिए जो बुद्धिमान और मूर्ख दोनों के लिए सेम हो, है ना। तो YouTube वीडियोस भी अपलोड हम करेंगे, तो नॉर्मली सबके लिए एक बेसिक सी वीडियो हो, धीरे धीरे जैसे जैसे आप बोलोगे वैसे वैसे हम उस पर वीडियो डालते रहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि आयुर्वेद कहाँ से आया। देखो, आयुर्वेद दो शब्दों से बना है, एक बना है आयु और एक बना है वेद। ठीक है, तो पहले तो आपको वेद के बारे में पता होना चाहिए कि वेद कहाँ से आया, है ना। तो बेसिकली जब हम वेद की बात करते हैं, थोड़ी मेरी राइटिंग भी अच्छी नहीं है हिंदी में, तो कोशिश करूंगा मैं जितना इजिली हम समझ पाए, मतलब नहीं आपको क्लियर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो आपको पता है टोटल 4 वेद होते हैं, है ना। टोटल 4 वेद बताए गए हैं हमारे उपनिषद में, या फिर हमारे धर्म में टोटल 4 वेद हैं। और चारों वेदों के नाम मेरे को पता है आपको याद ही होंगे बेसिकली, है ना। तो जिसमें से सबसे पहला वेद आता है ऋग्वेद। ठीक है, दूसरा वेद आता है यजुर्वेद। देखो, कभी भी ना स्पेलिंग के पीछे मत जाना कि स्पेलिंग में एक मात्रा इधर हो जाए एक मात्रा उधर हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं मतलब मेरी थिंकिंग ऐसी है कि हम बड़ा सोचते हैं ना यार ये स्पेलिंग ए इधर चलेगा ई इधर चलेगी, इसका कुछ इतना लेना देना नहीं होता। आपको बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए उस चीज के बारे में। आप किसी पेशेंट को देख रहे हो, आपको डायग्नोसिस बनाना आना चाहिए, आपको सिम्टम पता होना चाहिए। आपको थोड़ी पता होना चाहिए कि आप एनोरेक्सिया लिख रहे हो तो आपने ई या आई पीछे तो नहीं लिख दिया। ठीक है, तो इतना नहीं ज्यादा फिक्र करता है स्पेलिंग में। तो ऋग्वेद फर्स्ट वेद है, दूसरा वेद यजुर्वेद है, तीसरा वेद है सामवेद, चौथा वेद है अथर्ववेद। ठीक है, तो जैसे पोज ले रहे हैं तो दिमाग में आपने सोचना है कि अगर आपको आते हैं तो अपने दिमाग में उसको रिकलेक्ट करना है। देखो, जितनी चीज कोई भी चीज को आप जितनी बार रिकलेक्ट करोगे उतना ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा उसको याद करना। ठीक है, तो टोटल 4 वेद है हिंदू धर्म में, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। ठीक है, आपको हो सकता है कि एंट्रांस एग्जाम में क्वेश्चन ना आए, है ना, लेकिन बेस तो हमें सबको पता होना चाहिए कि वेद कहाँ से आया, आयुर्वेद कहाँ से आया। ठीक है, तो मैंने वैसे भी इसको जैसे 4 वेद तो वैसे सबको याद है, लेकिन हमें आदत थी शुरू में कि किसी भी चीज को सिंपलीफाई वे में किसी को याद कराने की। जैसे सपोज हमें ये चारों वेद याद करने हैं, है ना, तो उसके लिए जैसे अगर मैं बोलूं कि सबसे पहले देखो ऋषि आपने वर्ड सुना होगा ना। पहले ऋषि लोगों ने उपनिषद लिखा था ना, जो हमारे ऋषि थे, संत महात्मा थे, उन्होंने उपनिषद लिखा था। तो स्टार्टिंग ऋषि से कर लो, तो पहला ऋषि से आ गया ऋग्वेद। ठीक है, फिर ऋषि लोग क्या करते थे, ऋषि लोग करते थे यज्ञ, पूजा पाठ करते थे, तो यज्ञ से बन गया यजुर्वेद याद करने के लिए, है ना। तो फर्स्ट हो गया ऋग्वेद यजुर्वेद, और तीसरे नंबर पे क्या आ गया, सी से, तीसरे नंबर पे सी अल्फाबेट आता है, तो सी से क्या आ गया, सामवेद, है ना। और लास्ट वेद क्या रह गया, अथर्ववेद। अगर आपको ऑप्शन में आ भी गया कि इन चारों में से कौन सा वेद नहीं है ना, तो 3 तो आपको पता ही है, और चौथा क्या आ गया, अथर्ववेद। तो चौथा तो सबको ही पता होता है, तो इसको तो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों सबको पता होता है, वही हमारे नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा। जैसे टोटल 4 वेद होते हैं, है ना। अब चारों वेदों से ही उनके बने क्या, उपवेद, है ना। चारों वेदों से क्या बना, उनके उपवेद बने, है ना। उनके फर्दर उनसे कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट करके नई संहिता या नई वेदों का वो निकला। तो 4 वेद से बने हमारे 4 उपवेद। ठीक है, तो 4 उपवेद में कैसे 4 उपवेद बने, जैसे कि आप देखोगे ऋग्वेद से एक बना, यजुर से एक बना, साम से एक बना, अथर्ववेद से एक बना। और ये सबको पता है, वैसे तो सबको ही पता है ना, कि अथर्ववेद से अथर्ववेद है, अ से ही क्या बना, आयुर्वेद। आयुर्वेद कहां से आया, आयुर्वेद आया अथर्ववेद से। ठीक है, ये सबको पता है, आयुर्वेद कहां से आया, अथर्ववेद से आयुर्वेद बना। ठीक है, अब इन तीनों वेदों के उपवेद भी हमें पता होने चाहिए। पदार्थ विज्ञान का टॉपिक है या फिर आयुर्वेद इतिहास का भी टॉपिक है। ठीक है, बहुत रेयर चांस है कि ऐसा आपसे पूछ ले कि यजुर्वेद का उपवेद बताओ, सामवेद का उपवेद बताओ, है ना। लेकिन हम इन चीजों को मिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऋग्वेद की अगर हम बात करेंगे तो ऋग्वेद से कौन सा उपवेद बना, ऋग्वेद से हमारा उपवेद बना है धनुर्वेद। ठीक है,
ऋषि लोग क्या चलाते थे, ऋषि लोग धनुष चलाते थे। तो उससे याद हो जाएगा कि ऋग्वेद से क्या बना है, धनुर्वेद बना है। ऋषि लोग चलाते थे धनुष, तो ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, यजुर्वेद हमने बोला था ना, ऋषि लोग यज्ञ करते थे, है ना, तो यज्ञ से हमने याद कर दिया था यजुर्वेद। ठीक है, तो यज्ञ में आप कभी भी यज्ञ करते हो तो उसमें स्थापना करते हो किसी भी चीज की। आप एक अपना वो कॉलम सा रखोगे जिसमें आप 9 ग्रह बनाते हो, सब बनाते हो, तो स्थापना करते हो सभी ग्रह की यज्ञ में। तो यजुर्वेद से क्या याद रह जाएगा, स्थापत्य वेद, स्थापत्य वेद रह जाएगा याद। ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा 3 वेद आपको इसलिए याद हो गए, पहले ऋषि है तो ऋग्वेद, फिर ऋषि ने यज्ञ किया तो यजुर्वेद, तीसरे नंबर पे सी से सामवेद। वैसे नीचे भी आपको उसके वेद तीनों याद हो गए। ऋषि लोग धनुष चलाते हैं तो धनुर्वेद, यजुर्वेद में यज्ञ में स्थापना करते तो स्थापत्य वेद, और अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद। तो एक रह जाएगा, ऑप्शन आता भी है तो आप उसको इजिली मार्क कर सकते हो। सामवेद का क्या है, गांधर्व वेद, है ना, गांधर्व वेद है उपवेद किसका, सामवेद का। सामवेद का उपवेद क्या हो जाएगा, गांधर्व वेद। ठीक है, सामवेद का उपवेद गांधर्व, तो इजी है। हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, हम वेद से स्टार्ट कर रहे हैं। वेद हमारे 4 हैं। ठीक है, चारों वेद कौन कौन से, सबसे पहले ऋषि है तो ऋग्वेद, फिर ऋषि ने यज्ञ किया तो यजुर्वेद, फिर सी से सामवेद, फिर अथर्ववेद। ठीक है, चौथा वेद। फिर टोटल अगर हम उपवेद की बात करें तो उपवेद भी 4 हैं। ऋषि लोग धनुष लाते हैं धनुर्वेद, यज्ञ में स्थापना की जाती है स्थापत्य वेद, सामवेद से गांधर्व वेद, और अथर्ववेद से क्या हो जाएगा हमारा टोटल चौथा वेद क्या हो जाएगा, आयुर्वेद। ठीक है, अब यहाँ पे एक हाई यील्डिंग क्वेश्चन क्या बनता है, एमसीक्यू यहाँ पे ये बनता है कि कौन से आचार्य ने पंचम वेद भी माना। पंचम वेद यानी कि टोटल हमने कितने वेद बोले, टोटल हमने बोले वेद होते हैं 4, है ना, 4 वेद होते हैं टोटल। अब 4 वेद के अलावा 5वां वेद भी माना, है ना। तो पहला एमसीक्यू, फर्स्ट एमसीक्यू बनेगा कौन से आचार्य ने माना, आचार्य कौन थे जिन्होंने माना। ठीक है, दूसरा एमसीक्यू बनेगा अब मानना है तो किसको माना, है ना, किसको बोला 5वां वेद। ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा पावरफुल कौन सा वेद हो गया जो उपवेद की जगह पे वेदों की कैटेगरी में आ गया, है ना। नॉर्मली देखो ये वेद है, ये हायरार्की है, इसके नीचे इसके उपवेद बने, वो से नीचे है, मींस ये एचओडी है, ये उसका एसोसिएट प्रोफेसर है, एसोसिएट है, जो भी आप बोलो प्रोफेसर है। तो पहले तो कौन सा आचार्य है ना, फिर आचार्य के बाद किसको उसने 5वें वेद का दर्जा दिया, है ना। तो सबसे पहले तो कौन सा आचार्य है, वैसे तो अब मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना, लेकिन आजकल कमेंट सेक्शन में आंसर कोई नहीं देता, है ना। ठीक है, कोई पढ़ाकू लोग होते हैं जो आंसर दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन सारे आंसर नहीं देते, है ना। तो इससे अच्छा मैं बता ही देता हूँ आपको, ठीक है। और अगर ठीक है, अगर आप आंसर देना चाहो वो भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है कुछ क्वेश्चन अलग होंगे जो मैं आपको दे दूंगा, उसके आंसर दे देना, लेकिन अपनी तरफ से मैं पढ़ा देता हूँ। हाँ, पढ़ाने के बाद अगर आप उसको नहीं रिकलेक्ट कर पाए फिर वो आपकी गलती है, ठीक है। तो अगर हम बोले कि कौन से आचार्य ने पंचम वेद माना, तो आचार्य काश्यप, है ना, काश्यप ने पंचम वेद माना। उन्होंने टोटल वेद माने 5, ठीक है। अब काश्यप तो आपको पता ही है ना, कि अब हाँ, इसका आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि काश्यप कौन है। कभी आपने काश्यप का नाम सुना होगा, कि काश्यप कभी ना कभी सुना होगा कि काश्यप थे कौन, है ना। कोई हम में से तो कोई है नहीं काश्यप, है ना, कोई ना कोई आचार्य रहे होंगे, तो कौन आचार्य थे काश्यप, मतलब किस फील्ड से रिलेटेड है ये बता देना बस, उससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। किसको माना उन्होंने, काश्यप ने किसको पंचम वेद माना। अब देखो वो काश्यप उसी को पंचम वेद मानेंगे जो इस कैटेगरी से, उपवेद की कैटेगरी से ऊपर आने के लिए सक्षम हो। अगर हम इन चारों वेदों की बात करें, ठीक है, हम आयुर्वेद फील्ड से हैं तो हमें आयुर्वेद का पता है, हमें नहीं पता कि बाकी ये वेद कितने ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये तो फिलोसफिकल या जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको पता होगा, लेकिन अगर आप इन चारों वेदों की भी बात करो तो इन चारों वेदों में आप देखोगे आयुर्वेद तो पार सुपीरियर है, क्योंकि आयुर्वेद में आप इतनी सारी चरक सुश्रुत संहिता पढ़ते हो जो आपको एज एक बेटर क्लिनिशियन के साथ साथ एक बेटर इंसान भी बनाता है। आयुर्वेद में तो एक ह्यूमन चिकित्सा, है ना, वेटनरी चिकित्सा भी दी हुई है, ठीक है, डेंटल चिकित्सा भी दी है, और कैसे आपको सोशली रहना है वो सब दिया हुआ है, ठीक है। तो नो डाउट इन चारों वेद में से काश्यप किसको पंचम वेद मानेगा, आयुर्वेद को मानेगा, ठीक है। तो काश्यप ने
पांचवा वेद माना, और पांचवा वेद उसने किसको माना? पांचवा वेद उसने माना आयुर्वेद को। ठीक है, और ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत बार आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये चीज तभी आपको पता लग पाएगी ना जब आपको ये चीज पता होगी। आपको ये चीज ही नहीं पता, फिर आपको कैसे पता लगेगा चौथे के अलावा पांचवा वेद कौन सा है? ऑप्शन में आपको डाल दिया पांचवा वेद, 4 ऑप्शन दे दिए कि 5 क्वेश्चन पूछ लिया टोटल, इसमें से काश्यप ने किसको पांचवा वेद मानना है? चारों वेद में से 3 वेद डाल दिए, एक आयुर्वेद डाल दिया। अब जिसने नहीं पढ़ा होगा इन चीजों को वो तो सोचेगा यार ये तो वेद लग रहे हैं, आयुर्वेद तो शायद उपवेद पढ़ा था मैंने, तो वो गलत कर देगा। तो ये चीजें भी आपको पता होनी जरूरी है इसके साथ। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है। अब जैसे हमें ये पता लग गया कि आयुर्वेद पढ़ना है हमने ना, आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, और हमें पता लग गया कि आयुर्वेद कहां से आया, और हमें यह भी पता लग गया कि आयुर्वेद को उपवेद नहीं, आयुर्वेद को वेदों में भी गिना गया है। किसने गिना आयुर्वेद को वेदों में? काश्यप ने गिना है। ये भी हमने देख लिया। तो अब आयुर्वेद में हमने क्या देखना है? आयुर्वेद में जब भी आप बात करते हो तो आयुर्वेद में आप 2 चीजों की बात करते हो। पहली चीज भ्रीतरी, और दूसरी चीज लघुतरी। ठीक है, आयुर्वेद में आप 2 चीजों की बात करते हो, भ्रीतरी और लघुतरी। नाम से ही है, भ्री मीन्स बड़ी, अगर हम बड़ी सिंपल प्रैक्टिकल बात में बोले, त्रयी मीन्स 3। वैसे इसमें अगर हम बात करें तो लघु मीन्स छोटी, और त्रयी मीन्स अगेन 3। तो ऐसी 3 बड़ी संहिताएं उनको भ्रीतरी में ले लेंगे, ऐसी 3 छोटी संहिताएं उनको लघुतरी में ले लेंगे। सिंपल सी बात। ठीक है, तो भ्रीतरी की अगर हम बात करें तो भ्रीतरी में ये भी सबको पता है, ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, कमेंट में भी पूछने की जरूरत नहीं है। भ्रीतरी तो सबको पता होती है, कौन कौन सी? पहली चरक संहिता, दूसरी सुश्रुत संहिता, और तीसरी क्या हो जाएगी हमारी? भागवत संहिता। हम बहुत ही बेसिक से शुरू कर रहे हैं, बहुत बेसिक से, मतलब तभी आगे पढ़ने का फायदा है जब हमें पीछे का पता होता है ना। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भागवत संहिता। देखो किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड तो पता होना जरूरी है ना, और जब उसमें से क्वेश्चन भी आया हुआ तो भी जरूरी है। ठीक है, आप अपना आधार कार्ड बनाते हो, है ना, तो आधार कार्ड बनाने के लिए भी अगर आप देखोगे आपसे आपके फादर का नाम पूछा जाएगा, मदर का नाम पूछा जाएगा, ऐसे थोड़ी डायरेक्टली आपका आधार कार्ड बना देंगे, है ना, वो नहीं होता। तो अगर हम लघुतरी की बात करें, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बच्चों को डाउट आता है कि लघुतरी में कौन कौन सी संहिताएं हो सकती हैं, क्योंकि भ्रीतरी की संहिता है तो सबको पता है, लघुतरी की संहिता में थोड़ा सा डाउट होता है बच्चों को, क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो हमें भी होता था। देखो जो हमने फेस किया, हमने फील किया, वही हम सोचते हैं कि शायद हमारे अब स्टूडेंट जो है उनको भी होता होगा। ठीक है, आपके स्टूडेंट है तो और इंटेलिजेंट हो गए हमसे, ऐसा हो सकता है। और देखो ये जो भी चीज लिखी जाती है ना, अगर हम ये चीज ऐसे लिख रहे हैं, ये चीज ऐसे लिख रहे हैं, या फिर ये चीज ऐसे लिख रहे हैं, सारी ही हमारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में, मींस ऋग्वेद पहले, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर स्थापत्य वेद। ठीक है, वैसे ही भ्रीतरी भी लिख रहे हैं तो चरक संहिता पहले, फिर सुश्रुत संहिता, फिर भागवत संहिता। उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आएंगे आगे। तो अगर हम लघुतरी की बात करें तो वो भी हम वैसे लिखेंगे। सबसे पहले इस माधव निदान, सुना होगा आपने, माधव निदान इस किससे रिलेटेड है ना। फिर दूसरी अगर हम बात करेंगे तो दूसरी लघुतरी कौन सी है? शारंगर संहिता, शारंगर संहिता। और तीसरी लघुतरी कौन सी है? भाव प्रकाश, भाव प्रकाश। और ये भी हमारी कैसी है? ये भी हमारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में ही है, मींस पहले माधव निदान, फिर शारंगर संहिता, और उसके बाद कौन सी आ जाएगी? भाव प्रकाश। ठीक है तो बहुत छोटा सा है, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 उपवेद, धनुर्वेद, स्थापत्य, गांधार, आयुर्वेद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आचार्य काश्यप ने 5वां वेद किसको माना? आयुर्वेद को माना। और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आचार्य काश्यप कौन सी फील्ड से रिलेटेड आचार्य हैं आयुर्वेद में हमारे। ठीक है, फिर आयुर्वेद हमें पता लग गया कहां से आया, है ना। तो आयुर्वेद में हम क्या पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे भ्रीतरी, एक पढ़ेंगे लघुतरी। भ्रीतरी इस 3 बड़ी संहिता है, लघुतरी इस 3 छोटी संहिता है, चरक, सुश्रुत, भागवत, माधव, शारंगर और भाव प्रकाश। अब हम सीधे क्या करेंगे? अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं चरक, सुश्रुत, भागवत, माधव, शारंगर, भाव प्रकाश, ये सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, तो इनका थोड़ा सा
काल देख लेंगे, आयुर्वेद का थोड़ा सा काल देख लेंगे। क्योंकि पता क्या होता है, जब हमें बेसिक से पता होता है ना, जैसे सपोज हमें पता लग गया कि चरक का सुश्रुत का काल कौन सा है ना, और बाकी लोगों का काल क्या है, तो जब हम चरक संहिता पढ़ेंगे तो चरक संहिता में आपको जगह जगह बाकी आचार्यों का नाम भी आएगा। जैसे हम सपोज हम पढ़ रहे हैं चरक चिकित्सा पढ़ रहे हैं, चरक चिकित्सा में हमने शोथ अध्याय पढ़ा, और मेरे ख्याल से सबको पता होगा चरक चिकित्सा का शफ्तोध्याय कौन सा है, 11वां शतशीन 12वां शफ्तु, शफ्तु चिकित्सा इज 12th। ठीक है, तो जब हम चरक में शफ्तु चिकित्सा पढ़ते हैं तो शफ्तु के प्रकार दिए हैं वहां पे, और वहां पे लिखा हुआ कि चरक ने इतने माने, माधव ने इतने माने, भागवत ने इतने प्रकार माने, है ना, मधुकोश ने इतने माने, ये सब दिया हुआ है उसमें कि अलग अलग प्रकार माने सभी आचार्यों ने शफ्तु के। तो देखो कभी भी जब आपके पास कोई आचार्य आ रहे हैं, देखो कभी भी एग्जाम क्रैक करना या किसी चीज को याद करना ऐसा नहीं होता कि आप बैठ के रट्टा मारते रहो, थोड़ा स्मार्ट वर्क चाहिए होता है। जैसे शत्रु के प्रकार है, शत्रु के प्रकार है, जैसे कि माधव ने शत्रु के प्रकार मान लिए 3, तो आपको याद, आपको रिकलेक्ट करना पड़ेगा, आपको अपने उस ब्रेन जहां पे आपने वो चीज कभी पढ़ी थी उसको दोबारा रिकलेक्ट करना पड़ेगा कि माधव का काल कौन सा है ना, कि आपने ये देखा कि माधव ने इतने प्रकार माने, अच्छा माधव का काल हमने ये पढ़ा था। अगर आप ऐसे रिकलेक्ट करोगे ना तो आपको उसको दोबारा उठा के पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो हमने इतिहास वाला पार्ट पढ़ा वो आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप रिकलेक्ट करके उसको याद कर लोगे। ठीक है, तो ये अब इसमें हम बात करेंगे डायरेक्टली, अब धीरे धीरे इन काल के बारे में बात करेंगे कि इनका काल अलग अलग क्या है ना। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली हमने खत्म किया था लघुत्री और बृहत्तरी पे, और उसमें हमने बात की थी कि बेसिकली बृहत्तरी में 3 संहिता है, लघुत्री में 3 संहिता है, और हमने बोला कि अब धीरे धीरे हम इनका क्रोनोलॉजिकल क्रम पढ़ेंगे ताकि इतिहास हमें टच ही नहीं करना पड़े। देखो आयुर्वेद में इतिहास सभी बच्चों को बुरा लगता है, हम भी जब आयुर्वेद इतिहास पढ़ते थे अब तो फिर भी सिलेबस कम हो गया, लेकिन मतलब चलो अब हम इतने भी पुराने स्टूडेंट नहीं है, 2009 बैच ही था मेरा भी, लेकिन जब हम इतिहास पढ़ते थे तो ठीक है, मतलब किसी के लिए हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे अपने टीचर के लिए, लेकिन इतिहास के लेक्चर में हम सोते थे, मतलब नींद ही आती थी, हमें नहीं समझ आता था। ठीक है, और पास भी पता नहीं कैसे हुए मेरे को नहीं पता, बट भगवान की दुआ से हम इतिहास में पास हो गए, मतलब फेल नहीं हुए। ठीक है, तो लेकिन अब क्योंकि कुछ इतिहास हमें अपने एज अ बेसिक तो पता होना ही चाहिए, और अब जैसे हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है, हमने अपने फैमिलीज में बर्थडेज पता है, वैसे ही बेसिकली इतिहास थोड़ा हमें जनरली भी पता होना चाहिए, प्लस साथ में क्योंकि कुछ एमसीक्यू आते हैं इसमें से, तो इसलिए भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप चरक संहिता, इतनी बड़ी चरक संहिता पढ़ रहे हो, लेकिन किसी बच्चों को पूछ लेंगे खड़े होके कि बेटा बताओ चरक संहिता, चरक का काल क्या है, सुश्रुत का काल क्या है, भागवत का काल क्या है, तो उसमें हमें कभी कभी डबल माइंड हो जाते हैं कि यार अच्छा इसका काल ये था क्या, है ना। तो मतलब उसके लिए भी हमें कम से कम जो इतनी बड़ी बड़ी संहिता है उनका थोड़ा बहुत काल तो पता होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट कराया था वेद से कि 4 वेद थे, 4 उपवेद थे, तभी हम आयुर्वेद पे आए, और आयुर्वेद से हम बृहत्तरी और लघुत्री पे आए। वैसे ही अब दोबारा हम अगर हम क्रोनोलॉजिकल क्रम की बात करेंगे तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे कि हमने सबसे पहले वेद कौन सा पढ़ा था, सबसे पहला वेद हमने पढ़ा था ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद का काल क्या है, अब इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है। ऋग्वेद का काल देखो, ऋग्वेद का काल कैसे याद करना है, हमने टोटल वेद कितने पढ़े, हमने टोटल वेद कितने पढ़े। अब जैसे देखो, अब मैं अगर बार बार कोई चीज रिपीट कर रहा हूं तो उसमें आप रिकलेक्ट करो उसको दिमाग में, दोबारा मैं दोबारा यही चीज बोल रहा हूँ। ठीक है, कि जैसे मैं पूछ रहा हूँ हमने वेद कितने पढ़े, तो रिकलेक्ट करो, रिकलेक्ट करोगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। तो 4 वेद हमने पढ़े टोटल, है ना, तो इसी से आपको याद रहेगा कि 4 टोटल वेद पढ़े, तो इसका काल क्या हो जाएगा, 4 से शुरू कर दो, 4000 टू 6000 ईसवी पूर्व, यानी कि बीसी। ठीक है, बिफोर सेंचुरी। ठीक है, तो ऋग्वेद का काल बड़ा आसान याद करना, 4 वेद हैं तो 4 से शुरू किया, 4000 टू 6000 ईसवी पूर्व। ठीक है, 4000 टू 6000 ईसवी पूर्व इज ऋग्वेद। ठीक है, अब जो भी आयुर्वेद पढ़ता है उसको पता है कि हम भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान धन्वंतरी ही थे जो आयुर्वेद को लेके आए थे। ठीक है, तो ऋग्वेद के बाद अगर हम किसी के काल की बात करेंगे तो हम बात करेंगे भगवान धन्वंतरी की, भगवान धन्वंतरी का काल। ठीक है, तो भगवान धन्वंतरी की काल की अगर हम बात करें तो भगवान धन्वंतरी का काल क्या हो जाएगा, अगेन बड़ा आसान है याद करना। देखो अगर आपको पहली चीज याद होगी तो आप धीरे धीरे अगला अपने आप याद कर लोगे, स्टेप वाइज अप्रोच है।
मैंने इसको बनाया ऐसा है स्टेप वाइज। ये जो चीज मैंने बनाई है अपने हिसाब से बनाई है याद करने के लिए, और स्टूडेंट्स को भी ऐसे पढ़ाई है ना, ये मैंने कहीं से चुराई नहीं या कहीं से ऐसे नहीं किया, अपने आप बनाई है। देखो कैसे, भगवान धन्वंतरी का काल कैसे याद करना है, हमने 4 से 6 स्टार्ट किया क्योंकि 4 वेद थे, तो 4 का आधा कितना होता है, 4 का आधा हो जाएगा 2, ठीक है। 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, ठीक है। बस 2350 ईस्वी पूर्व या फिर बीसी, ठीक है। 2350 ईस्वी पूर्व किसका काल होगा, भगवान धन्वंतरी का काल हो गया। इजी, देखो बड़ा आसान है। देखो 4 का आधा कर दिया 2 आ गया, 6 का आधा कर गया 3 आ गया, ठीक है। 2350 ईस्वी पूर्व लेना हमने 4 फिगर में ही है। 2350 ईस्वी पूर्व किसका काल हो गया, भगवान धन्वंतरी का काल हो गया 2350 ईस्वी पूर्व, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं अब भगवान धन्वंतरी क्या लेके आए, भगवान धन्वंतरी लेके आए आयुर्वेद लेके आए। भगवान धन्वंतरी किसको लेके आए, आयुर्वेद को लेके आए, आयुर्वेद को भगवान धन्वंतरी लेके आए, है ना। तो आयुर्वेद का भी कोई काल होगा, ठीक है। तो आयुर्वेद का क्या काल होगा, आयुर्वेद पता है ना आपको, अभी पढ़ा आपने, आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद उपवेद है नॉर्मली, और आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद वेद भी है, किसके अनुसार, आचार्य काश्यप के अनुसार, ठीक है। आचार्य काश्यप के अनुसार आयुर्वेद एक वेद भी है। अब इसको भी याद करने का बड़ा आसान तरीका, जैसे हमने ये फॉलो किया वैसे इसको फॉलो करेंगे। 2350 है ना, 2350 में 2 का आधा कितना हो गया 1, है ना, और आगे फिर सिंपल लगा दो 1500 ईस्वी पूर्व बन गया हमारा, या फिर बीसी किसका, आयुर्वेद का काल 1500 ईस्वी पूर्व। देखो बड़ा सिंपल है, ऋग्वेद 4 वेद, 4 से शुरू किया, 4000 to 6000, फिर भगवान धन्वंतरी 4 का आधा 2, 6 का आधा 3, 2350 ईस्वी पूर्व। फिर आयुर्वेद का कैसे किया, पहले हमने 2 नंबर्स का आधा किया, फिर अगले तीसरे पॉइंट पर जब पहुंचेंगे सिर्फ 1 नंबर का आधा किया, सिर्फ 2 का, कितना आ गया 1, फिर कितना आ गया राउंड फिगर में 1500 ईस्वी पूर्व बीसी, सिंपल, ठीक है। 2 का आधा बाकी 50, तो मतलब आगे लगा ही था तो 50 इधर और एक 0 एक्स्ट्रा आ गया, तो 1500 ईस्वी पूर्व किसका काल हो जाएगा, हमारा आयुर्वेद का काल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आगे चलते हैं, तो आगे हमारा काल आएगा किसका, वृद्ध सुश्रुत, वृद्ध सुश्रुत और काशीराज दिवोदास धन्वंतरी, काशीराज दिवोदास धन्वंतरी। देखो राइटिंग में सॉरी राइटिंग तो है ही पूरी, बट स्पेलिंग मिस्टेक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, तो उसके लिए आप माफ कर देना हम लोगों को, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको स्पेलिंग ठीक आती है तो आप भी गलत करो, है ना, आप ठीक करो, लेकिन जिसको ठीक है थोड़ा स्पेलिंग का इशू, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो वृद्ध सुश्रुत काशीराज दिवोदास धन्वंतरी इसके बाद आ जाएंगे। देखो जब भी हम बात करते हैं आचार्यों की, तो चरक तो चलो एक ही थे, लेकिन जब हम बात करते हैं सुश्रुत के भागवत की, तो सुश्रुत और भागवत भी 2 थे। जैसे एक भागवत थे वृद्ध भागवत, एक भागवत थे भागवत, एक ने लिखी अष्टांग संग्रह, एक ने लिखी अष्टांग हृदय। वैसे सुश्रुत भी 2 थे, वृद्ध सुश्रुत और सुश्रुत। तो कहीं कहीं पे वृद्ध सुश्रुत को ही काशीराज दिवोदास धन्वंतरी कहा गया। भगवान धन्वंतरी अलग है, जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ आयुर्वेद लेके आया वो अलग है, वैसे ही वृद्ध सुश्रुत को कहीं पे काशीराज दिवोदास धन्वंतरी कहा गया, ठीक है। अब अगर हम काशीराज दिवोदास धन्वंतरी और वृद्ध सुश्रुत का काल लेंगे तो क्या आ जाएगा, अगेन वेरी इजी। हमने 4 वेद से शुरू किया, जिसमें ऋग्वेद था 4 से 6000, भगवान धन्वंतरी 4 का आधा 2, 6 का आधा 3, तो 2350, आयुर्वेद 1500। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब इसका काल क्या हो जाएगा, इन दोनों का काल 1000 to 1500 ईस्वी पूर्व और बीसी, ये इसका काल हो जाएगा 1000 से 1500 ईस्वी पूर्व या फिर बीसी, किसका, वृद्ध सुश्रुत का या फिर काशीराज दिवोदास धन्वंतरी का, ये हमारा काल हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाएंगे किस पे, नेक्स्ट अगर आप देखोगे, अब हमने सुश्रुत की बात कर ली, वृद्ध सुश्रुत की, अब हम थोड़ा सा आ जाएंगे चरक की तरफ, है ना। तो अगला काल किसका आएगा, अगला काल आएगा आत्रेय पुनर्वसु, आत्रेय पुनर्वसु का काल आएगा। अब आत्रेय पुनर्वसु कौन थे आत्रेय पुनर्वसु, ये आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वैसे तो अगेन पता नहीं कौन लिखेगा कौन नहीं लिखेगा, किसी को वीडियो पसंद भी आएगी नहीं आएगी हमें नहीं पता, बट हमारा मोटिव है
कि बच्चों तक हम जितना हमें आता है उससे ज्यादा बच्चों तक पहुंचाए। बट अगर आप कमेंट में लिखना चाहो लिख सकते हो, पर मैं वैसे आपको बता देता हूँ, आपको पता ही आत्रेय पुनर्वसु जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था आत्रेय पुनर्वसु का। अगर आत्रेय पुनर्वसु नहीं होते तो चरक संहिता नहीं होती, क्योंकि चरक संहिता में एक गुरु शिष्य संवाद चला हुआ है। पुराने टाइम में गुरु शिष्य परंपरा ही चलती थी, स्कूल तो होते नहीं थे, ठीक है। मीन्स गुरु बता रहा है, शिष्य क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गुरु उसका आंसर दे रहा है, गुरु डाउट क्लियर कर रहा है और बाकी लोग सुन रहे हैं, और उसमें से मेन शिष्य होता था जो क्वेश्चन पूछता था। तो चरक संहिता पूरे गुरु शिष्य संवाद पे है, जिसमें गुरु कौन थे? आत्रेय पुनर्वसु थे, ठीक है। जिसकी वजह से हम चरक संहिता पढ़ते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं, अपना कैरियर भी चलाते हैं, ठीक है। तो आत्रेय पुनर्वसु, आत्रेय पुनर्वसु। और कोई इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानता है तो बता सकता है, कमेंट्स में लिख सकता है। हाँ, ये भी लिख सकता है कि आत्रेय कितने प्रकार के थे, आत्रेय के भी प्रकार थे, आत्रेय कितने प्रकार के। तो अभी आत्रेय पुनर्वसु का काल अगर हम देखेंगे, अगेन मैं आपको बोलूंगा हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, तो इसका काल क्या आ जाएगा? 1000 ईस्वी पूर्व और बीसी। इजी है ना? देखो यहां तक तो हमने हाफ हाफ करके कर लिया, है ना। 1500 के बाद आयुर्वेद के बाद शिशु काशीनाथ देवदास धन्वंतरी, एक ही काल, क्या 1000 से 1500, ठीक है। यहाँ 1500 था तो 1500 इसकी हायर लिमिट थी, यहाँ 1000 लोअर लिमिट है, तो इसकी ये प्रॉपर लिमिट होगी 1000 ईस्वी पूर्व आत्रेय पुनर्वसु, ठीक है। अब देखो आत्रेय पुनर्वसु के 6 शिष्य थे, आत्रेय पुनर्वसु के 6 शिष्य थे जो चरक संहिता में मेंशन है, ठीक है। कौन कौन से? जिसमें से मेन कौन थे? अग्निवेश, मेन शिष्य इज अग्निवेश, ठीक है। लिखना चाहो कमेंट सेक्शन में लिख लेना। देखो अगर मैं बता भी दूंगा और अगर आप दोबारा लिख भी लोगे ना, तो बस थोड़ी आपकी उंगलियों का काम चलेगा, उंगलियों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी टाइप करने में, ठीक है। और वैसे भी आप काफी टाइपिंग करते होंगे फोन में, तो अगर थोड़ी बहुत टाइपिंग हम किसी चीज को दोबारा रिवाइज करने में कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो अग्निवेश, भेल, जतुकरण, प्राशर, शारपाणी, हारित, ये टोटल 6 शिष्य थे जो पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य थे, जो गुरु शिष्य संवाद चलता था, जो प्रेजेंट थे वहां पे, जिसमें से मेन आचार्य इज अग्निवेश, ठीक है। तो आप खुद देखो, ये जो हमारे टोटल शिष्य थे प्लस जो हमारे अग्निवेश शिष्य थे, जो मेन शिष्य थे, तो इनका काल क्या हो सकता है? इनका काल क्या होगा? इनका काल क्या आत्रेय पुनर्वसु के बाद 500 ईस्वी पूर्व होगा या 100 ईस्वी पूर्व होगा? क्या लगता है आपको? इसका काल जो होगा, आपको नहीं लगता कि इसका काल, अग्निवेश जी का काल भी क्या होगा? 1000 ईस्वी पूर्व ही होगा। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप बैठे हो, है ना, और आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कोई भी पढ़ रहा है, कोई पुराना बच्चा भी पढ़ रहा है, तो हमारी एज डिफरेंस कोई एक शती का तो नहीं है, 100 सेंचुरी का तो नहीं है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो लगभग, अब हम राउंड फिगर में लिखते हैं, अब हम इसको 1000 या 999 या 997 या 998 इतना नहीं लिखते ना, हम सीधे 1000 लिख देंगे। तो दिखती सी बात है, आत्रेय पुनर्वसु अग्निवेश एक ही टाइम पे पढ़ रहे, एक ही टाइम पे प्रेजेंट थे, तो उनका काल भी क्या होगा? एक, कोई इशू नहीं है, 1000 ईस्वी पूर्व क्या हो जाएगा? दोनों का काल हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम पहुंच ही गए आत्रेय पुनर्वसु और अग्निवेश पे, तो हम कहां पहुंच जाएंगे? हम पहुंच जाएंगे आचार्य चरक पे। आचार्य चरक का काल क्या हो जाएगा? आचार्य चरक का काल, कोई बताना चाहे तो बता सकता है। आचार्य चरक का काल लिख भी सकते हो आप, लिखना चाहो कमेंट सेक्शन में, दोबारा रिवीजन हो जाएगी। आचार्य चरक का काल आता है 200 ईस्वी पूर्व, ठीक है, या फिर बीसी, बिफोर सेंचुरी, 200 ईस्वी पूर्व। ये किसका काल हो जाएगा? आचार्य चरक का काल हो जाएगा 200 ईस्वी पूर्व, ठीक है। तो अगर हम यहां तक दोबारा बात करें, चलो यहां से पहले हम थोड़ा सा आगे पहुंच ही जाते हैं। आचार्य चरक संहिता की बात कर ली तो ठीक है, अब हम आचार्य सुश्रुत पे आते हैं। तो बेसिकली चरक देख लिया, अब सुश्रुत पे आएंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत की अगर हम बात करें तो आचार्य चरक के बाद आचार्य सुश्रुत, जैसे हमने ब्रीतरी में भी देखा कि ब्रीतरी में 3 थे, आचार्य चरक, सुश्रुत एंड देन भागवत, ठीक है। तो सुश्रुत का याद करना अगेन वेरी वेरी इजी। तो सुश्रुत का कैसे याद करेंगे? देखो सुश्रुत का, चरक का जो ये है काल है, उसमें 200 है ना, तो 00 को हटा दो तो क्या बच गया? सेकंड। बट यहाँ पे सेकंड ईस्वी पूर्व नहीं आएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड क्या आएगा? शती आएगा, है ना, शती, ठीक है, शती या फिर एडी, आफ्टर डिकेड, ठीक है। मींस
अब हम बात कर रहे हैं ईसी पूर्व की नहीं, अब हम बात कर रहे हैं शती की। देखो स से सुश्रुत, श से शती, ठीक है, मींस सुश्रुत से चेंज हो गया काल, ईसवी पूर्व से किस में आ गए हम, आफ्टर डिकेड में आ गए, शती में आ गए, ठीक है। तो यहां तक याद करना बड़ा आसान था। ऋग्वेद 4 वेद से स्टार्ट किया, 4000 से 6000, भगवान धन्वंतरी 4 का आधा 2, 6 का आधा 3, 2350 ईस्वी पूर्व। आयुर्वेद अगेन 1500 ईस्वी पूर्व। वृषश्रुत काशीराज धन्वंतरी सेम काल 1000 to 1500। फिर वृषश्रुत हम चरक की तरफ आए तो चरक पढ़ने से पहले चरक के गुरु भी पढ़े जाएंगे, है ना। आत्रेय पुनर्वसु इज 1000 ईस्वी पूर्व। सेम काल अग्निवेश का भी 1000 ईस्वी पूर्व। चरक का काल 200 ईस्वी पूर्व। और देखो कितनी अच्छी बात है, जब आप चरक इतिहास पढ़ोगे तो ये तीनों चीजें मैंने आपको साथ पढ़ाई जो आपको वहां भी काम आएंगी, कि चरक संहिता की जब बात करते हैं तो उपदेशकर्ता कौन है, तंत्रकर्ता कौन है, प्रति संस्कर्ता कौन है चरक संहिता का। बड़ा इजी, देखो उपदेशकर्ता हो गया, तंत्रकर्ता हो गया और प्रति संस्कर्ता हो गया, और तीनों के काल भी हो गए। तो जब आप चरक का पढ़ोगे, चरक संहिता का थोड़ा सा हम पार्ट पढ़ेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक, तो यहाँ से आपको चीज दोबारा रिवाइज होगी, है ना। और फिर सुश्रुत का काल हमने क्या पढ़ लिया, सेकंड शती, है ना। सेकंड शती क्या हो जाएगा हमारा, सुश्रुत का काल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सुश्रुत से ही, सुश्रुत के साथ ही हमने देखा कि हमने ईसी पूर्व को शती में आ गए हम धीरे, है ना, धीरे धीरे हम अपने तरफ आना शुरू हो गए। तो सुश्रुत के पार्ट से ही हमने क्या याद करना है, सुश्रुत के काल से ही हमने बाकियों का काल याद करना है। मैं आपको एक निमोनिक दिखाऊंगा, बहुत ही इजी निमोनिक है याद करने के लिए और बहुत आसान है। कैसे, देखो सुश्रुत को, अब पहला निमोनिक आ रहा है हमारी, इसका कोचिंग का सबसे पहला निमोनिक आ रहा है जो हमने खुद ही बनाया था। सुश्रुत को दृढ़ किया नागा अर्जुन ने वृद्ध भागवत के द्वारा, है ना। ये पहला निमोनिक बता रहा हूं मैं आपको। सुश्रुत को दृढ़ किया नागार्जुन ने वृद्ध भागवत के द्वारा, जिसमें से सुश्रुत से चारे सुश्रुत हो जाएंगे। काल पढ़ लिया आपने क्या, सेकंड एडी, ठीक है, सुश्रुत का काल सेकंड एडी। फिर दूसरा नंबर हम देंगे को से क्या हो जाएगा, को दूसरा नंबर दिया, को से क्या हो जाएगा, कौटिल्य, कौटिल्य सुना होगा आपने, कौटिल्य, है ना। फिर तीसरा नंबर देंगे हम दृढ़ को, दृढ़ से क्या हो जाएगा, दृढ़बल, दृढ़ से हो जाएगा दृढ़बल, किया से कुछ भी नहीं है। चौथा देंगे हम नागार्जुन को, चौथे नागार्जुन से क्या हो जाएगा, नागा अर्जुन, ठीक है। और पांचवा देंगे हम वृद्ध भागवत को, और 5 में से क्या हो जाएगा, वृद्ध भागवत, ठीक है। और काल याद करना वेरी वेरी इजी। सुश्रुत का काल सेकंड एडी, कौटिल्य का कितना हो जाएगा, थर्ड एडी, एक एक नंबर बढ़ाते जाओ। दृढ़बल का फोर्थ एडी, और यहां तक आपका चरक का जो उपदेशकर्ता, तंत्रकर्ता, प्रतिसंस्कर्ता, द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता कंप्लीट। नागार्जुन का काल क्या हो जाएगा, फिफ्थ एडी, और वृद्ध भागवत का काल क्या हो जाएगा, सिक्स्थ एडी। इजी, 3 4 5 6, बात खत्म, ठीक है। और वृद्ध भागवत के साथ एक और आचार्य आते हैं 6th सेंचुरी में, जो आपको इंपॉर्टेंट याद करना है। वैसे तो देखो बहुत सारे काल हैं, बहुत सारे आचार्य हैं, सब थोड़ी पढ़ने हमने, है ना, ठीक है। दूसरा आचार्य जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो कौन सा है, भट्टार हरीश चंद्र, उसका काल क्या है, 6th एडी, उसका भी काल 6th एडी ही है, भट्टार हरीश चंद्र का, ठीक है। उसका काल भी क्या है, 6th एडी। अब उसका काल 6th एडी कैसे है, इसका भी कनेक्शन है अगले 7th एडी के साथ, और उसका भी हमने एक बढ़िया सा निमोनिक बनाया हुआ है याद करने के लिए, ठीक है। वो मैं आपको बता ही देता हूँ, चलो। ये हो गया सुश्रुत को दृढ़ किया नागार्जुन ने वृद्ध भागवत के द्वारा, ये हमारा हो गया निमोनिक पहला जो आपको याद करना है। देखो किसी भी चीज को याद करने का तरीका बहुत आसान है, बार बार उसको रिवाइज करो, लिखो और एक दूसरे को सुनाओ, है ना, उससे वो निमोनिक आपको याद हो जाएगा, है ना। मेरे को देखो याद हो गया, अब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो सुश्रुत को दृढ़ किया नागार्जुन ने वृद्ध भागवत के द्वारा, ठीक है।
तो सुश्रुत से सुश्रुत, को से कुटिल्य, दृढ़ से दृढ़बल, नागार्जुन से नागार्जुन, वृद्ध भागवत से वृद्ध भागवत। ठीक है, और वृद्ध भागवत का मैंने आपको बोला था कि एक और आचार्य हैं भट्टार हरिश्चंद्र। तो याद कैसे, वाग हरि। हम देखो, हम किसी को भागने के लिए बोलते हैं तो हम लिखते हैं भाग, भाग, है ना, पर यहाँ पे भाग को हमने ऐसे लिखा है बाघ हरि, है ना। कोई भी चीज निमोनिक देखो पूरा परफेक्ट तो बनता नहीं है, थोड़ा बहुत उसमें स्पेलिंग ऊपर नीचे होती है, याद करने के लिए बाघ हरि। ठीक है, स्वामी माल 7 बजे भागेगी, मतलब वाघ हरि, मतलब हरि को बोल रहे हैं कि भाग, है ना। स्वामी माल 7 बजे भागेगी। स्वामी माल कोई समझ लो कि रेलवे गाड़ी है, कोई माल गाड़ी है जो 7 बजे चले जाएगी अपने स्टेशन से। तो हरि को बोला जा रहा है भागने के लिए कि भाग हरि, स्वामी माल 7 बजे भागेगी। तो भाग हरि, तो भाग हरि को क्या करना पड़ेगा, 7 बजे से पहले भागना पड़ेगा ना। तो भाग हरि का क्या काल, 6th AD, है ना। वाघ से वृद्ध भागवत, और हरि से हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र कौन से, भट्टार हरिश्चंद्र, है ना। और स्वामी माल 7 बजे भागेगी। तो ये हमारे हो जाएंगे 7th AD के आचार्य, जो आपको याद करने इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्वामी माल 7 बजे जाएगी, 7th AD के आचार्य हो जाएंगे इंपॉर्टेंट, जिसमें से स्वामी से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आचार्य, इन्होंने चरक पे टीका लिखी है, पेपर में आता भी है। स्वामी से स्वामी कुमार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वामी से स्वामी कुमार, काल वही 7th AD, काल क्या हो जाएगा 7th AD, है ना। माल से क्या हो जाएगा, मां से माधव, आ गया माधव, है ना। माधव क्या आ गया हमारा, लघुत्री, लघुत्री की हमारी पहली संहिता 7th AD। ठीक है, बजे भागेगी, है ना। तो या तो आप भागेगी से कर लो या ब से कर लो, क्या आ जाएगा भागवत। भागवत का काल भी क्या हो जाएगा, भागवत का काल भी हो जाएगा अगेन 7th AD। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वाघ हरि स्वामी माल 7 बजे भागेगी, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, आपको इजीली याद हो जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, तो इसके आगे हम धीरे धीरे इसको 20th सेंचुरी, जिस पे हम अभी जी रहे हैं, वहां पे लेके आएंगे, और धीरे जल्दी हम इसको 7th सेंचुरी के आगे अपलोड करेंगे। ठीक है, तो अभी अगर हम इसको रिवाइज करें, है ना, तो बहुत आसान है। देखो, हमने 4 वेद पढ़े, 4 वेद में हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पढ़ा। ठीक है, और चारों वेद के उपवेद पढ़े। ठीक है, ऋग्वेद, धनुर्वेद, है ना, यजुर्वेद, स्थापत्य वेद, सामवेद, गांधार वेद, और अथर्ववेद इज आयुर्वेद। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि आयुर्वेद को पंचम वेद माना आचार्य काश्यप ने। ठीक है, और आयुर्वेद इज भृतरी, लघुत्री, भृतरी, चरक, सुश्रुत, भागवत, लघुत्री इज माधव, शारंगर और भाव प्रकाश, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और जिसमें चरक, सुश्रुत, भागवत और माधव का तो आपको ऑर्डर पता लग गया, जिसमें हमने सबसे पहले ऋग्वेद से शुरू किया। ऋग्वेद इस 4000 से 6000, उसका आधा कर लिया। भगवान धन्वंतरी 2350, उसका आधा कर लिया। आयुर्वेद 1500, उसके बाद काशीराज, योद्धा, धन्वंतरी, सुश्रुत कितना हो जाएगा हमारा 1000 से 1500। उसके बाद आत्रेय, पुनर्वसु 1000, सेम अग्निवेश। उसके बाद हमने पढ़ा आचार्य चरक 200, उसके बाद 2 0 हटा दो तो सुश्रुत का, लेकिन सेंचुरी चेंज हो जाएगी, 2nd शती। फिर सुश्रुत को दृढ़ किया नागार्जुन ने वृद्ध भागवत के द्वारा, सुश्रुत सुश्रुत, कौटिल्य, दृढ़बल, नागार्जुन, वृद्ध भागवत 2 3 4 5 6। फिर 6 से हमने क्या किया, वाघ हरि स्वामी माल 7 बजे भागेगी, वाघ हरि इज 6th सेंचुरी। ठीक है, और भट्टार हरिश्चंद्र अगेन 6th सेंचुरी। ठीक है, एंड साथ में हमने क्या पढ़ा, स्वामी माल 7 बजे भागेगी, स्वामी कुमार, माधव, और साथ में क्या हो जाएगा भागवत इज 7th सेंचुरी। ठीक है, तो हम बिल्कुल ये एक्सेप्ट करेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में कुछ चीजें डिस्कस करें। ठीक है, और अगर आपको किसी से रिलेटेड जो टॉपिक आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, आप हमें कमेंट करो, हम उस पर वीडियो अपलोड करेंगे, उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई वे में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और होपफुली आपको अगर वीडियो में कुछ लगता है कि इसमें ऐसा होना चाहिए, तो आप
उसके लिए भी फ्रीली आप बता सकते हो। हमारी तरफ से कोशिश है कि आपको चीज़ें यहीं पे याद कराई जाए या फिर आपको इजी वे में बताई जाए ताकि आपको याद करना आसान हो। ठीक है, तो उसमें आप प्लीज़ मतलब अपना कमेंट ज़रूर बताना। सब्सक्राइब नहीं करना वो आपकी मर्जी है, वो आपका वो है, ज़रूरी नहीं है कि बार बार हम बोले कि सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपका मन करता है आप करो, अगर आपको फ्रूटफुल लगता है, नहीं फ्रूटफुल लगता मत करो। नंबर शेयर है हमारा यूट्यूब चैनल में, आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हो, कोई भी डाउट पूछने के लिए डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हो, कोई इशू नहीं, आपके डाउट का आंसर दिया जाएगा और हेल्प भी की जाएगी। और अगर आपको अलग से प्रॉपर प्लेटफॉर्म भी चाहिए तो उसमें भी आपको हेल्प की जाएगी कोचिंग के लिए। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे फिनिश करते हैं और होपफुली आपके कमेंट आएंगे और हम अभी तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, तब तक आपके कमेंट आएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो पे भी वर्कआउट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।